आज हम बीए भाग तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अगले अध्याय सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। हमने अपने पिछले अध्याय में सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एवं इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना था। अब हम सामाजिक अनुसंधान किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है को जानेंगे। सामाजिक शोध की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति या कार्यविधि के कई चरण हैं जिनसे होकर शोधकर्ता को गुजरना पड़ता है। सत्य तक पहुंचने के लिए इसके अतिरिक्त कोई लघु मार्ग नहीं है। सामाजिक शोध में आरंभ से अंत तक सुनिश्चित ढंग से कार्य किया जाता है। इसमें एक निश्चित क्रम में एक चरण से दूसरे चरण में और दूसरे चरण से तीसरे चरण में अर्थात क्रमानुसार विभिन्न चरणों से होता हुआ आगे बढ़ा जाता है। सामाजिक शोध की प्रक्रिया को और अधिक अच्छे ढंग से समझने की दृष्टि से यहाँ शोध प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का उल्लेख और सविस्तार विवेचन करना आवश्यक है। अब हम जानेंगे कि सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया किन चरणों से होकर गुजरती है। इसमें सबसे पहला चरण आता है समस्या या विषय का चुनाव। सामाजिक शोध का यह प्रथम चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी अध्ययन कार्य उस समय तक प्रारंभ नहीं किया जा सकता जब तक कि विषय या समस्या का चुनाव नहीं कर लिया जाता। मस्तिष्क में आया हुआ प्रत्येक विचार या कल्पना शोध का विषय नहीं बन सकते। शोध हेतु विषय का चुनाव करते समय देखना होगा कि विषय के संबंध में आवश्यक तथ्य उपलब्ध हो सकेंगे या नहीं। किस वैज्ञानिक प्रविधि को काम में लेते हुए इन तथ्यों को संकलित किया जा सकेगा। शोध कार्य साधनों की सीमितता को ध्यान में रखते हुए समय पर पूरा किया जा सकेगा या नहीं। श्रीमती पीवी यंग ने विषय या समस्या का चुनाव करने में निम्न आवश्यक बातों का ध्यान में रखने पर जोर दिया है। विषय ऐसा होना चाहिए जिसको समझने की शोधकर्ता स्वयं योग्यता रखता हो एवं जिससे संबंधित शोध कार्य एक निश्चित अवधि में पूरा किया जा सके। अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित यदि कोई अन्य शोध उपलब्ध नहीं हो तो विषय का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उपलब्ध प्रविधियों की सहायता से विषय का अध्ययन या शोध कार्य किया जा सकता है या नहीं। उस विषय या समस्या के चुनाव में सामाजिक शोध के माध्यम से वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे या नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी ऐसे विषय का चुनाव नहीं कर लेना चाहिए जिसके अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रविधियां उपलब्ध नहीं हो, जिसके लिए प्रमाणित तथ्य एकत्रित करना संभव नहीं हो तथा जिसकी सामाजिक शोध की दृष्टि से कोई उपयोगिता नहीं हो। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत इसका दूसरा चरण आता है संबंधित साहित्य का अध्ययन। विषय का चुनाव कर लेने के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण चरण संबंधित साहित्य का अध्ययन आता है। यदि अध्ययन विषय से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन किए बिना ही शोध कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है तो इससे संपूर्ण शोध प्रक्रिया के ही दोषपूर्ण होने की संभावना रहती है। अतः आवश्यक है कि प्रारंभ में ही शोध से संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लिया जाए। संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लेने में से श्रीमती यंग के अनुसार निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। शोधकर्ता को अध्ययन विषय के संबंध में ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जिससे वह उचित प्रश्न कर सही सूचनाएं एकत्रित कर सकता है। शोध कार्य में उपयोगी पद्धतियां एवं प्रविधियों का ज्ञान हो जाता है। अवधारणाओं को समझने एवं प्राकल्पनाओं का निर्माण करने में सहायता मिलती है तथा किसी शोध कार्य को फिर से दोहराने की गलती से बचा जा सकता है और विषय से संबंधित उन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है जिन पर अन्य शोधकर्ताओं ने पूर्व में ध्यान नहीं दिया है। इससे शोध कार्य अधिक व्यवस्थित होता है। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का अगला चरण आता है इकाइयों का निर्धारण। सामाजिक शोध का एक अन्य महत्वपूर्ण चरण शोध से संबंधित इकाइयों का निर्धारण और इन इकाइयों को स्पष्ट परिभाषित करना है। इकाइयों का निर्धारण करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि इकाइयां अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित हो और साथ ही संपूर्ण समग्र में एकरूपता रखने वाली हों। इकाइयों का पूर्णतः स्पष्ट और सुपरिभाषित होना आवश्यक है।
सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का अगला चरण है प्राकल्पना का निर्माण। शोधकर्ता अपनी अध्ययन समस्या के प्रारंभिक ज्ञान के आधार पर एक ऐसा सामान्य निष्कर्ष बनाता है जो उसके शोध का आधार बनता है। परंतु यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्राकल्पना एक आकस्मिक निष्कर्ष मात्र है। लुंडबर्ग ने बताया है कि प्राकल्पना एक सामयिक सामान्यीकरण है जिसकी प्रामाणिकता की परीक्षा करना अभिशेष है। शोध द्वारा इस प्राकल्पना की परीक्षा की जाती है। प्राकल्पना को अध्ययन समस्या के रूप में उभरे हुए प्रारंभिक विचार या वैज्ञानिक रूप में माना जा सकता है। प्राकल्पना शोधकर्ता के कार्य को दिशा प्रदान करती है, शोध के क्षेत्र को स्पष्ट करती है। इसकी सहायता से शोधकर्ता अंधकार में इधर उधर भटकने से बच जाता है। यहाँ हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि सभी प्रकार के शोधों में प्राकल्पना का होना अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के रूप में अन्वेषणात्मक शोध में अध्ययन के प्रारंभ में सामान्यतः प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता। ऐसी शोध के परिणाम के आधार पर प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत अगला चरण आता है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। अध्ययन क्षेत्र या शोध क्षेत्र का निर्धारण मूलतः शोध विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है। शोधकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र का स्पष्टतः निर्धारण कर लेना चाहिए ताकि तथ्यों का वस्तुनिष्ठ ढंग से संकलन किया जा सके। शोध क्षेत्र के निर्धारण का तात्पर्य यही है कि शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शोधकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र की सीमाओं जैसे भौगोलिक, जनसंख्यात्मक तथा अन्य आधार पर निर्मित का निर्धारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से क्षेत्रीय कार्य में लगे हुए अन्वेषकों का ध्यान एवं प्रयत्न उस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रह सकेगा। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का अगला चरण है सूचनादाताओं का चुनाव। शोधकर्ता के लिए अध्ययन क्षेत्र की सभी इकाइयों से संपर्क कर तथ्यों को एकत्रित करना कठिन होता है। फिर भी यदि अध्ययन क्षेत्र काफी सीमित हो तो क्षेत्र की प्रत्येक इकाई से सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इसे संगणना विधि के नाम से जाना जाता है। परंतु इस विधि द्वारा अध्ययन में काफी श्रम, समय, साधन एवं धन लगता है। अतः अध्ययन के लिए निदर्शन विधि या प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है। समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव शोधकर्ता मनमाने ढंग से नहीं करके निदर्शन या प्रतिचयन की निश्चित विधियों को काम में लेता हुआ वस्तुनिष्ठ ढंग से करता है ताकि सूचनादाताओं के चुनाव में किसी प्रकार की अभिनति या पक्षपात नहीं आ पाए। यहाँ यह भी निर्धारित करना होता है कि समग्र में से कितनी इकाइयों का चुनाव निदर्शन के रूप में किया जाएगा। सूचनादाताओं के चुनाव के पश्चात सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत अगला चरण आता है अध्ययन के उपकरणों व प्रविधियों का निर्धारण। सूचना प्राप्ति के स्रोतों का पता लगा लेने के बाद शोध समस्या, सूचनादाताओं एवं क्षेत्र की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपकरणों व प्रविधियों का चुनाव करना होगा जिनकी सहायता से प्रामाणिक एवं वस्तुनिष्ठ तथ्य एकत्रित किए जा सके। यहाँ शोधकर्ता को यह भी स्पष्ट करना होगा कि तथ्य संकलन हेतु उपकरणों व प्रविधियों का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। उदाहरण के रूप में यदि किसी शोध में सूचना प्राप्त करने हेतु अनुसूची का प्रयोग किया जाता है तो न केवल इसका ठीक से निर्माण करना बल्कि यह बताना भी आवश्यक है कि इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। यही बात अन्य प्रविधियों जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली आदि के संबंध में भी सही है। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का अगला चरण है तथ्यों का अवलोकन व संकलन। शोध कार्य की संपूर्ण योजना के तैयार हो जाने के बाद क्षेत्रीय कार्य प्रारंभ होता है। अब तथ्य संकलन हेतु अवलोकन तथा अध्ययन के अन्य उपकरणों एवं प्रविधियों का सहारा लिया जाता है। शोध प्रक्रिया के इस स्तर पर तथ्य संकलन हेतु सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित किया जाता है एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है। तथ्य संकलन में इस बात की पूरी सावधानी बरतनी होती है कि तथ्य पूर्णतः पक्षपात रहित होकर एकत्रित किए जाएं। तथ्य संकलन के कार्य में लगे शोधकर्ता एवं अन्वेषकों के लिए यह आवश्यक है कि वे सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त हों। तथ्यों को उनके वास्तविक रूप में एकत्रित किया जाना चाहिए। इस कार्य में पूर्ण शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है, वरना निष्कर्ष दोषपूर्ण हो सकते हैं।
तथ्यों का अवलोकन व संकलन करने के बाद सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का अगला चरण आता है तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण व सारणीयन। तथ्यों के संकलन के बाद उनके विश्लेषण का कार्य प्रारंभ होता है। एक कुशल शोधकर्ता एकत्रित तथ्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वे सजीव मालूम पड़ने लगते हैं, स्वयं बोलने लगते हैं। सर्वप्रथम तथ्यों का संपादन करता है। विभिन्न प्रविधियों द्वारा एकत्रित तथ्यों की जांच की जाती है, कमियों को दूर किया जाता है। इस स्तर पर अनावश्यक सूचनाओं को निकाल दिया जाता है तथा शेष सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में जमा लिया जाता है। प्रत्युत्तरों को अर्थपूर्ण श्रेणियों में बांटने की प्रक्रिया को ही संकेतन के नाम से पुकारते हैं। तत्पश्चात तथ्यों को वर्गों में विभाजन एवं वर्ग निर्माण की प्रक्रिया की जाती है, जिसे वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। वर्गीकरण के आधार पर ही विभिन्न घटनाओं, दशाओं, अवस्थाओं की तुलना की जाती है और उनके सहसंबंधों का पता लगाया जाता है। सारणीयन में वर्गीकृत तथ्यों को संक्षिप्त रूप प्रदान करने हेतु संख्यात्मक सारणियों में रखा जाता है। ऐसा करने से वर्गीकृत तथ्य अधिक अर्थपूर्ण एवं स्पष्ट हो जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म, स्पष्ट एवं तुलना योग्य तथ्यों के आधार पर ही वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना एवं नियमों का प्रतिपादन करना संभव होता है। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का अगला एवं अंतिम चरण है सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। शोध का यह अंतिम चरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ वैज्ञानिक निष्कर्षों पर पहुंचकर नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण एवं विवेचन के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जो अति संक्षिप्त होते हैं। शोधकर्ता इन निष्कर्षों के आधार पर ही नियमों का प्रतिपादन करता है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि शोधकर्ता शोध के अंतिम चरण के रूप में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन के प्रथम भाग में शोध हेतु अपनाई गई अध्ययन पद्धतियों का उल्लेख किया और अवधारणाओं को स्पष्टतः समझाया जाता है। दूसरे भाग में अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है और तथ्यों के बीच पाए जाने वाले कारणात्मक संबंध का उल्लेख किया जाता है। तीसरे भाग में सामान्य निष्कर्ष निकाले और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। इसे ही सामान्यीकरण या सिद्धांतीकरण कहते हैं। अभी तक के विवेचन से स्पष्ट है कि सामाजिक शोध एक लंबी प्रक्रिया है। वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंचने एवं नियमों के प्रतिपादन हेतु आवश्यक है कि शोध के प्रत्येक चरण से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन निष्पक्ष रूप से सावधानी पूर्वक किया जाए। इस प्रकार आज हमने जाना कि एक अनुसंधानकर्ता अथवा शोधकर्ता किस प्रकार सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रियाओं के विभिन्न चरणों से गुजरता हुआ अपना अनुसंधान कार्य करता है। एक अनुसंधानकर्ता इन प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ अपना अध्ययन अधिक तटस्थ और वैज्ञानिक तरीके से कर